चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। आज कौन सा डे आप लोगों की क्लास का? फर्स्ट डे। फर्स्ट डे ही है मतलब बाकी नहीं, आईडीटी नहीं, ऐसे बाकी क्लासेस का भी आज फर्स्ट डे, आज से ही स्टार्ट हो रही है क्लासेस। ओके, चलिए ठीक है। तो हम जो आज सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जीएसटी अपन इसको बोलते हैं। तो आपका ये कौन से ग्रुप में आता है ये सब्जेक्ट? फर्स्ट ग्रुप में, पेपर नंबर 3। तो फर्स्ट ग्रुप में आपका पेपर 3 जो होगा उसमें कैसा पैटर्न रहता है? एक सब्जेक्ट होता है डीटी, एक सब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डीटी आएगा आपका 50 मार्क्स का और इनडायरेक्ट टैक्स आएगा आपका 50 मार्क्स का। अभी आप लोगों का डीटी भी नहीं हुआ होगा, सब कुछ आज से ही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये है हमारा पैटर्न कि क्या रहेगा? 50 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स, 50 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को ही अपन, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, ये कितने टाइप्स के होते हैं? अभी जो भी प्रिवेल कर रहे हैं ये दो टाइप्स के हैं। एक होता है हमारा जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और दूसरा एक और होता है कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में ये वाला अभी नहीं है, सीए इंटर के सिलेबस में, ये हमको सीए फाइनल में आता है। अभी हमको सिर्फ क्या पढ़ना है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो क्या होता है जीएसटी? कोई एक बेसिक एग्जांपल कि कब हमको जीएसटी लगाया जाता है? कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम कभी भी कोई भी गुड्स खरीदते हैं या फिर कोई भी सर्विसेज लेते हैं तो हमको क्या लगता है? जीएसटी लगता है। कोई एक एग्जांपल गुड्स एंड सर्विसेज का? नहाटा कोचिंग। सर्विसेज हम क्या दे रहे हैं आपको? क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं उसके बदले में हम आपसे क्या ले रहे हैं? जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं। आपको जो बिल बनाया होगा नाटा वालों ने, वो कैसा बनाया होगा बिल? कि सीए इंटर की बैच है, फीस सपोज है 70,000 और उसके ऊपर प्लस आपका क्या लग के आया होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी लग के ये टोटल का आपका बिल बना होगा। ठीक है, तो ये जो हमने आपसे कलेक्ट किया सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये किसके ऊपर? ये हम आपको क्या दे रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं। तो इसके ऊपर हमने आपसे जीएसटी कलेक्ट कर लिया। हमने जो आपसे जीएसटी कलेक्ट किया है वो हम अपने पास रख लेंगे क्या? ये जो जीएसटी आपसे हमको मिला है ये हम अपने पास रख लेंगे क्या? जीएसटी की अमाउंट को क्या करेंगे? गवर्नमेंट के पास दे देंगे। ठीक है जी, तो यही होता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो भी गुड्स और सर्विसेज दे रहा है, तो सामने वाला जो कस्टमर होता है उससे वो क्या कलेक्ट कर लेता है? जीएसटी कलेक्ट कर लेता है। और वो जीएसटी कलेक्ट करके किसको पास ऑन कर देगा? गवर्नमेंट को पास ऑन कर देगा। ठीक है जी, तो जीएसटी में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स के कंजम्पशन पे सर्विसेज जब भी हम कोई अवेल करते हैं तो हमको क्या लगता है? जीएसटी लगता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये वर्ड समझने से पहले अभी अपन सबसे पहले क्या समझते हैं कि टैक्स क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में आने से पहले अपन समझते हैं कि टैक्स क्या होता है। ठीक है, फिर टैक्स के बाद उसके टाइप्स में आएंगे। तो टैक्स क्या होता है? टैक्स ऐसे गवर्नमेंट ऐसा बोलती है क्या कि आपको देना होगा तो आप टैक्स दे देना, नहीं देना होगा तो मत देना? मतलब वॉलेंट्रीली आपकी मर्जी है, पे करना है तो करो, नहीं पे करना है तो मत करो, ऐसा कुछ होता है क्या टैक्स में? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। टैक्स का पेमेंट हमको क्या करना पड़ता है? कंपलसरी, मैंडेटरीली करना ही पड़ता है टैक्स के पेमेंट को। तो इसीलिए क्या बोल रहा है कि टैक्स क्या होता है हमारा? कंपलसरी पेमेंट होता है। और गवर्नमेंट को कोई भी चीज अगर कंपलसरी बनाना है तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या बनाती है? क्या फॉर्म करती है? लॉ बनाती है। अगर मुझे कंपलसरी करना है कि ऐसा होगा ही होगा, गवर्नमेंट को ये चीज कंपलसरी करना है, तो गवर्नमेंट क्या इंपोज कर देगी आपके ऊपर? लॉ इंपोज कर देगी, लॉ बना देगी कि आपको टैक्सेस देने ही पड़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? कंपलसरी पेमेंट। टैक्स क्या होता है? कंपलसरी पेमेंट जो हम गवर्नमेंट को कर रहे हैं बाय एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। कैसे हुआ ये कंपलसरी? लॉ बना के इसको कंपलसरी किया गया। ठीक है जी, अब ये जो टैक्स हमसे गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है कंपलसरीली, अब इसका गवर्नमेंट करेगी क्या? क्या यूज करेगी? किस चीज में? डेवलपमेंट में। क्या क्या जगह पे यूज होता है डेवलपमेंट में? हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनते हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स बनते हैं और सैलरीज, गवर्नमेंट जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं गवर्नमेंट उनकी सैलरी जाती है। ठीक है, और क्या चीज? हाँ, पेंशन, जो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स होती है, ओल्ड एज पेंशन हो गया या फिर कोई भी योजना, कोई भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली है उसमें इसका पैसा यूज होगा। और
हाँ वो भी मतलब वो उसी का पार्ट हो गया, पब्लिक सर्विसेज जितने भी देंगे वो ओवरऑल उसी में कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद डिफेंस होता है, अपने पूरे डिफेंस वाले में, आर्मी वाले इसमें पूरा पैसा यूज हो जाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होगा पूरा पैसा, रोड्स हैं अलग अलग, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगी उसमें यूज होगा। तो क्या है, इट इज यूज्ड फॉर टैक्स का पेमेंट। सबसे पहले तो टैक्स क्या था, अपन ने क्या देखा, कंपलसरी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट बाय एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, कंपलसरी पेमेंट जो हम गवर्नमेंट को कर रहे हैं। और गवर्नमेंट इसका यूजेज किस किस जगह पे करेगी, तो हेल्थ, हेल्थ का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना दिया। फिर एजुकेशन का मतलब क्या, गवर्नमेंट स्कूल्स बना दिए। फिर मिलिट्री और डिफेंस में करेगी, उसके इक्विपमेंट्स लेना और इंफ्रास्ट्रक्चर, और बहुत सारी गवर्नमेंट की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी हो गई, गवर्नमेंट की अलग अलग योजना, अलग अलग स्कीम्स हो गई, उसके ऊपर ये सारा पैसा यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये है टैक्स। अब ये जो टैक्स है जो गवर्नमेंट लेके इन सारी जगह पर यूज करने वाली है, ये दो टाइप से हमसे टैक्सेस कलेक्ट करती है, दो तरीकों से ये हमसे टैक्सेस कलेक्ट किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस। जो आपके एग्जाम में दो टाइप्स ऑफ टैक्स आप पढ़ने वाले हो, पहला क्या, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो हमारी किसके ऊपर लगता है, इनकम के ऊपर लगता है। इसी को अपन इसलिए और क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स बोलते हैं, कि हम क्या पे कर रहे हैं यहाँ पर, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। इसी को अपन बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो हमने इनकम कमाई है उसके ऊपर हमको टैक्स का पेमेंट करना है। ठीक है, तो अब अपन डिफरेंस समझते हैं कि ये जो डायरेक्ट टैक्स है इसके बीच में और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो एक बेसिक मीनिंग कि हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स हमारे ऊपर किस चीज पे लगता है, जो भी हम इनकम कमाते हैं उसके ऊपर लगता है। तो क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, कि जो भी हम इनकम कमाएंगे उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगेगा। सपोज नाटा क्लासेस में मुझे जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में बैच वाइज जो भी पैसा मिलता होगा, तो मैं बोल रही हूँ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में मुझे टोटल यहाँ पर से टोटल 10 लाख का पेमेंट किया गया, तो ये 10 लाख मेरे लिए क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। चाहे वो सैलरी की इनकम हो, चाहे मैं बोलूँ मेरी प्रोफेशनल फीस की इनकम हो, जो भी हो मेरी इनकम मानी जाएगी। तो ये इनकम के ऊपर, ये 10 लाख के ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज मेरा कोई बिजनेस भी चल रहा है, वो बिजनेस है, कोई शॉप है, कोई टेक्सटाइल की शॉप है, जिससे मुझे कुछ पैसा मिल रहा होगा, जिससे मेरा कोई नेट प्रॉफिट आ रहा होगा, मेरे पीएनएल अकाउंट में क्या आ रहा होगा, उसमें नेट प्रॉफिट आ रहा होगा। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये भी तो मेरी क्या है, मेरे बिजनेस की इनकम है, इसके ऊपर भी मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब जहां पर भी मैं पैसे कमा रही हूँ। और क्या एग्जांपल हो सकता है, सपोज मेरे पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, कोई फ्लैट पड़ा हुआ है, उसको मैंने रेंट पे लगा दिया, हर महीने मुझे उससे रेंट आता है 20,000 पर मंथ। ठीक है, 20,000 पर मंथ का रेंट आता है, तो साल में कितना रेंट हो गया मेरा, 2,40,000 का रेंट हो गया। तो ये 2,40,000 भी जो मुझे मिल रहा है ये भी क्या मानी जाएगी, मेरी इनकम। इसके ऊपर भी क्या पे करना पड़ेगा मुझे, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यही जो प्रॉपर्टी है इसको मैंने रेंट में लगाने की जगह इस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया, इस प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो इस प्रॉपर्टी को बेचने से भी तो मुझे पैसा मिलेगा ना। मैंने कितने में प्रॉपर्टी खरीदी होगी, 2 लाख पे प्रॉपर्टी खरीदी होगी, 5 लाख पे प्रॉपर्टी बेच दी। तो इसमें ये जो डिफरेंस है कि इतने में खरीदा था, इतने में बेच दिया, 3 लाख का डिफरेंस, ये भी मेरा क्या माना जाएगा, इनकम। इसके ऊपर भी मुझे क्या पटाना पड़ेगा, इनकम टैक्स पटाना पड़ेगा। समझ में आ रही है। मेरे पास कोई शेयर था, वो शेयर को मैंने खरीदा था 2,000 पर शेयर के प्राइस में, मेरे पास 500 शेयर पड़े हुए थे। अब ये 500 शेयर को मैंने सेल आउट कर दिया 2500 पर शेयर में, तो ये 500 पर शेयर का जो मुझे प्रॉफिट हुआ है इसके ऊपर भी मुझे क्या पटाना पड़ेगा, इनकम टैक्स। मतलब बेसिकली आपको जहां से भी आपकी कमाई हो रही है, जहां से भी आपकी कमाई हो रही है, आपके पास इनकम आ रही है, तो उसके ऊपर आपको क्या पटाना पड़ेगा, इनकम टैक्स पटाना पड़ेगा। तो इट इज टैक्स ऑन द इनकम अर्न। तो इसी को अपन बोलते हैं इट इज डायरेक्ट टैक्स। क्या लिखा है यहाँ पर, इट इज लेवीड ऑन द इनकम अर्न। जो भी हम जो पैसा कमाएंगे, चाहे वो सैलरी से हो, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से हो, किसी भी चीज से जो भी होगा, तो वो हमारी क्या मानी जाएगी, उसके ऊपर इनकम है तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, हमारा इनकम टैक्स लग जाएगा। उसी को अपन बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। अब अपन आ जाते हैं किसमें, इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या लिखा हुआ है, इट इज लेवीड ऑन द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मतलब कोई भी आप गुड्स खरीदोगे, कोई भी आप सर्विसेज लोगे, तो उसमें आपको क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, ठीक है, कोई गुड्स बेचा, सपोज मोबाइल बेचा,
तो मोबाइल भी क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो 50,000 का बिल बनाएगा, 50,000 का मोबाइल है तो सिर्फ 50,000 लेगा कि कुछ और भी लेगा? 50,000 के ऊपर और क्या लेगा, CGST और SGST। ये टाइप्स पे अपन बाद में आएंगे, लेकिन जीएसटी कलेक्ट कर लेगा और ये टोटल का बिल बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, आप गुड्स खरीद रहे हो, मिस्टर बी क्या परचेज कर रहा है, गुड्स परचेज कर रहा है। तो वो गुड्स जो उसने परचेज किया उसके ऊपर उसको क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स लग जाएगा। ठीक है। अब यहां पर जो अपन ने बोला, मिस्टर ए कौन है अपना, सेलर, मिस्टर बी कौन है अपना, बायर। इसको अपन जीएसटी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मिस्टर ए को अपन जीएसटी की लैंग्वेज में, ये पूरे थ्रू आउट द कोर्स अपने को यही लैंग्वेज यूज करनी है कि मिस्टर ए को अपन बोलेंगे कि मिस्टर ए क्या है, सप्लायर, और मिस्टर बी को अपन बोलेंगे मिस्टर बी क्या है, रेसिपिएंट। क्या लैंग्वेज यूज करने वाले हैं, मिस्टर ए क्या है, सप्लायर। तो सप्लायर क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, गुड्स बेच रहा है या फिर सर्विसेज दे रहा है। और मिस्टर बी क्या कर रहा है, गुड्स खरीद रहा है या फिर सर्विसेज ले रहा है। ठीक है। तो जो गुड्स और सर्विसेज दे रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, सप्लायर, और जो गुड्स और सर्विसेज खरीद रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, रेसिपिएंट। तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि सप्लायर क्या कर रहा है, रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट कर रहा है, जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, और क्या करेगा सप्लायर, इसको गवर्नमेंट को पास ऑन कर रहा है। ये चीज समझ में आई, सप्लायर क्या कर रहा है, रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट कर रहा है, जो भी वो गुड्स बेचेगा उसमें क्या कलेक्ट कर लेगा, टैक्स कलेक्ट कर देगा सप्लायर रिसिपिएंट से, और वो जो टैक्स कलेक्ट होगा वो किसको पास ऑन कर देगा, सप्लायर गवर्नमेंट को पास ऑन कर देगा। ठीक है। तो मतलब सप्लायर जितना भी जीएसटी पे करता होगा, जितने भी गुड्स मिस्टर ए बेचता होगा उसके ऊपर जितना भी जीएसटी उसको पे करना पड़ता होगा, क्या वो खुद की पॉकेट से कर रहा होगा, जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करने की, गवर्नमेंट को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सप्लायर की। लेकिन जितना भी जीएसटी गवर्नमेंट को सप्लायर पे कर रहा है, क्या वो खुद की पॉकेट से कर रहा है, जितना भी गुड्स बेचेगा, जितने भी सर्विसेज देगा, वो क्या करेगा, अपने कस्टमर से, अपने रिसिपिएंट से कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को क्या कर देगा, पास ऑन कर देगा। ये चीज समझ में आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे पूछेगा कि ये है मिस्टर एक्स वाई जेड जो गुड्स बेच रहा है किसी को भी, तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो क्या बोलोगे, जो सप्लायर है जो गुड्स बेच रहा है उसको गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना है। तो फिर बोलेगा कि क्या उसको खुद से टैक्स का पेमेंट करना है, तो आप क्या बोलोगे कि वो क्या करेगा, कस्टमर से कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पास ऑन कर देगा। ठीक है जी। तो यहां पर अपन ने क्या बोला कि ये क्या है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इट इज लेवीड ऑन द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कोई भी गुड्स खरीदने जाएंगे, कोई भी सर्विसेज लेंगे तो उसके ऊपर हमको क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स लग जाएगा। ठीक है। सारे गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा ऐसा जरूरी है क्या, सारे गुड्स और सारे सर्विसेज खरीदोगे सब में जीएसटी लगेगा ऐसा जरूरी है क्या? गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज को क्या कर देती है, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है, छूट दे देना कि अगर आप ये गुड्स खरीदोगे, ये सर्विसेज खरीदोगे तो इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो वो गुड्स और सर्विसेज जिसको गवर्नमेंट ने ही एग्जेम्प्ट करके रखा है कि इसके ऊपर कोई भी हम टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, उसके अलावा आप जितने भी गुड्स खरीदोगे, जितने भी सर्विसेज लोगे, उसके ऊपर आपको क्या लग जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स लग जाएगा। ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इट इज अ टैक्स ऑन इनकम अर्न्ड, जो भी हम इनकम कमाएंगे उसके ऊपर क्या लग जाएगा, हमको डायरेक्ट टैक्स लग जाएगा। और अपन ने क्या पढ़ा, इनडायरेक्ट टैक्स इज व्हाट, इट इज लेवीड ऑन द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जो भी गुड्स जो भी सर्विसेज आप लोगे उसके ऊपर आपको क्या लग जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स लग जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद ये जो डायरेक्ट टैक्स है इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज बोर्न डायरेक्टली बाय द पर्सन पेइंग टैक्स, दैट इज द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर मेरी इनकम कमाई हो रही है, जैसे मैंने बोला था कि मुझे नाटा से 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो मैं अपना बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर सकती हूँ क्या, कि मेरा टैक्स है, मैंने इनकम कमाई है लेकिन ये इनकम टैक्स मेरा ये XYZ ये पे करेगा, ऐसा मैं बर्डन शिफ्ट कर सकती हूँ क्या, कि गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स मुझे ही पे करना पड़ेगा। अगर इनकम मुझे हो रही है, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची है उससे मुझे इनकम हो रही है, तो उसका टैक्स भी किसको पटाना पड़ेगा, मुझे ही पटाना पड़ेगा। मतलब जिस इंसान की इनकम हो रही है उसी को क्या पटाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पटाना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, आप अपने बर्डन को, जो टैक्स आपको पटाना है उसको आप किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसकी इनकम हो रही है उसी को इनकम टैक्स पटाना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज बॉर्न डायरेक्टली बाय द पर्सन पेइंग टैक्स, आप अपने बर्डन को किसी और पर्सन के ऊपर शिफ्ट
नहीं कर सकते। लेकिन वही जीएसटी में लिखा हुआ है कि बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड। कैसे हम बर्डन को शिफ्ट कर देते हैं? अल्टीमेटली क्या होता है, वही सेम एग्जांपल, ये जो मिस्टर ए को गवर्नमेंट को पे करना है, मिस्टर ए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी है? मिस्टर ए की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स बेच रहा है, वो सर्विसेज दे रहा है, तो टैक्स उसको पे करना है। जैसे यहाँ पर आप लोगों के और हमारे केस में क्या है, नाहटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नाहटा को गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करना है। लेकिन नाहटा अपने पॉकेट से पे करेगा क्या जीएसटी? वो तो क्या करेगा, आपसे कलेक्ट करेगा जीएसटी, और हम क्या कर देंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमको जो जीएसटी पे करना था गवर्नमेंट को, हमने अपने बर्डन को किसको पास ऑन कर दिया? अल्टीमेट कंज्यूमर, जो हमसे सर्विस ले रहे हैं, उस कंज्यूमर से हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को पास ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मुझे जो जीएसटी पे करना है, मैंने अपने बर्डन को किसको पास ऑन कर दिया? अल्टीमेट कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर है, जो वो गुड्स और सर्विसेज ले रहा है, उसके ऊपर बर्डन पास ऑन हो जाएगा। ठीक है, इनकम टैक्स में ऐसा कर सकते हैं क्या? मेरी इनकम है तो मुझे ही टैक्स बताना पड़ेगा। लेकिन जीएसटी में क्या बोलता है, आप अपने रेसिपिएंट से, क्या वर्ड यूज होता है, सप्लायर किससे टैक्स कलेक्ट करता है? अपने रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पास ऑन कर देगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है, ये हो गया दो डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या था अपना, डायरेक्ट टैक्स में इट इज टैक्स ऑन द इनकम अर्न, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या था, टैक्स ऑन द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। फिर उसके बाद दूसरा डिफरेंस क्या था, इनकम टैक्स में बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, जिसकी इनकम है उसी को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन बी शिफ्टेड, किसके ऊपर बर्डन शिफ्ट कर देंगे? अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर। ये दूसरा डिफरेंस। अब तीसरा डिफरेंस क्या बोल रहा है यहाँ पर, इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, दैट इज मोर इनकम मोर टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स में क्या लिखा हुआ है, इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, मतलब जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा आपको इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बोल रही हूँ फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मुझे नाटा क्लासेस से कितना मिला, 10 लाख की इनकम मिली। ठीक है, अपन ये अज्यूम कर लेते हैं कि इनकम टैक्स का रेट है 10%, तो मुझे कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा? 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। और अगर मैं बोलूं कि अगले ही साल जाके 2026-27 में मेरी इनकम हो जाती है यहाँ से कितनी, 15 लाख, तो मुझे कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अब अगले साल? 1.5 लाख। मतलब जितनी मेरी इनकम बढ़ती जाएगी उतना ही मेरा इनकम टैक्स भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इनकम टैक्स भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन जीएसटी को क्या बोल रहा है यहाँ पर, जीएसटी इज व्हाट, रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या होता है, इक्वल टैक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, कि भले ही आपकी इनकम कितनी हो, आपके ऊपर जीएसटी जो लगता है उस गुड्स पे, उस सर्विसेज में जो जीएसटी का रेट होगा उतना ही आपसे कलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम ज्यादा है तो इस जीएसटी में, सपोज जीएसटी के अलग अलग रेट होते हैं, 5%, 12%, 18%, 28%, जो भी कम किए जा रहे हैं रेट्स को। तो अगर ऐसा बोला जाएगा कि आपकी इनकम अगर 10 लाख है तो 12% की रेट से जीएसटी पटा दो, आपकी इनकम अगर 1 करोड़ है तो 18% की रेट से जीएसटी पटा दो, ऐसा होगा क्या? उस गुड्स के ऊपर, उस सर्विसेज के ऊपर जो जीएसटी का रेट होगा उतना ही जीएसटी का रेट आपसे क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इनकम टैक्स क्या होता है हमारा, प्रोग्रेसिव इन नेचर, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव इन नेचर। अपन एक और एग्जांपल लेते हैं इसी चीज का। इनकम टैक्स अपन रेट अज्यूम कर रहे हैं कितना, कि 10% का हमारे ऊपर इनकम टैक्स लगता है। ठीक है, अब सपोज मैं किसी शॉप में जाती हूँ पेप्सी लेने के लिए, वो पेप्सी है 20 रुपए की, लेकिन उस 20 रुपए की पेप्सी में जीएसटी कितना इंक्लूडेड है, 2 रुपीज, मतलब पेप्सी 18 रुपए की है और जीएसटी कितने रुपए का है, 2 रुपए का है उसके ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन अज्यूम करते हैं 3 इंसान है, एक फुटपाथ पे बैठा हुआ इंसान है जिसकी कोई भी इनकम नहीं है, कितनी इनकम है उसकी, 0, कुछ भी कमाई नहीं है, कुछ भी इनकम नहीं है। ठीक है, एक मेरी इनकम अपन अज्यूम कर लेते हैं, मेरी इनकम कितनी है, 10 लाख रुपए की, और एक मिस्टर अंबानी है उसकी इनकम कितनी है, 100 करोड़ रुपए की। ठीक है जी, तो अब हम तीनों की इनकम इतनी इतनी है। अब अपन बात करते हैं किसकी, इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में अपन क्या बोलते हैं, जितनी ज्यादा आपकी क्या होगी, इनकम होगी, उतना ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो फुटपाथ पे बैठा हुआ जिसकी इनकम ही 0 है, इसके ऊपर कोई इनकम टैक्स लगेगा क्या,
कुछ इनकम ही नहीं है तो इसको इनकम टैक्स पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी इनकम है 10 लाख, तो अब मुझे कितना टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा? 1 लाख रुपए। और अंबानी की इनकम है 100 करोड़, तो उसको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा? 10 करोड़। तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे मेरा इनकम टैक्स भी क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स इज व्हाट? प्रोग्रेसिव इन नेचर, दैट इज मोर इनकम मोर टैक्स। लेकिन उसी में अपन आ जाते हैं किसके ऊपर? इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या बोल रहा है? अब इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर अगर 2 रुपए का जीएसटी लगता है तो ये फुटपाथ में बैठा हुआ इंसान चले जाएगा तो ऐसा बोलेंगे कि आपकी तो कोई इनकम नहीं है, आप एक काम करो, आप 18 रुपए बस पे करो, 2 रुपए का टैक्स का पेमेंट मत करो, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। वो भी आएगा तो कितना जीएसटी उसको पे करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 रुपए का पे करना ही पड़ेगा। अगर वो गुड्स लेता है, वो सर्विसेज लेता है, तो उसको इतना जीएसटी देना ही पड़ेगा। मैं भी चली जाऊंगी तो मुझे भी ये 2 रुपए जीएसटी का पेमेंट करना ही पड़ेगा। और अंबानी चले जाएगा तो ऐसा बोलेंगे कि आप एक काम करो, 18 रुपए की पेप्सी, उसके ऊपर पूरा 20 रुपए का जीएसटी पे कर दो, 2 रुपए मत पे करो, आपकी इनकम तो ज्यादा है तो आपको ज्यादा जीएसटी पे करना पड़ेगा। ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं। अगर वो भी चले जाए तो कितना जीएसटी लिया जाएगा इस प्रोडक्ट के ऊपर? 2 रुपए का ही जीएसटी लिया जाएगा। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, आपकी इनकम कितनी भी हो, जो उस गुड्स के ऊपर, उस सर्विसेज के ऊपर जितना जीएसटी लगता है उतना ही कलेक्ट किया जाएगा। मतलब इनकम से जीएसटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हमने क्या बोला? इनकम टैक्स इज व्हाट? प्रोग्रेसिव इन नेचर, और इनडायरेक्ट टैक्स इज व्हाट? रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या लिखा हुआ है? इक्वल टैक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। चाहे आपकी इनकम कितनी हो, कोई भी आ जाए, लो इनकम का इंसान आ जाए या फिर हायर इनकम का इंसान आ जाए, दोनों से क्या लिया जाएगा? इक्वल टैक्सेस कलेक्ट किए जाएंगे। ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो अभी तक के अपन ने 3 डिफरेंस पढ़ लिए। पहला डिफरेंस पढ़ा दोनों का मीनिंग, कि इनकम टैक्स क्या होता है? इट इज टैक्सेस ऑन इनकम अर्न। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट इज टैक्सेस ऑन गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। फिर अपन ने क्या पढ़ा? इनकम टैक्स में अपन बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते और इनडायरेक्ट टैक्स में हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। किसके ऊपर बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं? अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर। फिर तीसरा डिफरेंस अपन ने क्या पढ़ा? कि इनकम टैक्स इज व्हाट? प्रोग्रेसिव इन नेचर, मतलब मोर इनकम तो मोर टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स इज व्हाट? रिग्रेसिव इन नेचर, मतलब इक्वल टैक्स कलेक्ट किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आ जाते हैं। क्या क्या डिफरेंस बोल रहा है? टैक्स कलेक्शन इज डिफिकल्ट एंड ऑन ईयरली बेसिस। क्या बोल रहा है? इनकम टैक्स में टैक्स कलेक्ट करना जो है वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है जीएसटी से। क्यों डिफिकल्ट है? इनकम टैक्स हम कितनी ड्यूरेशन, कितनी फ्रीक्वेंसी में पे करते हैं? किसी को आइडिया है क्या? साल में एक बार हमारा, जैसे साल में एक बार आप लोग देखते होंगे अपनी फैमिली में कि इनकम टैक्स रिटर्न डालने का टाइम आ चुका है, तो सब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो वो रिटर्न जब अपन फाइल करते हैं तब अपन क्या पे कर देते हैं? हमारी साल भर में हमने जितनी इनकम कमाई होती है उसका एक साथ में क्या कर देते हैं? पेमेंट कर देते हैं। जब आप अभी डायरेक्ट टैक्स पढ़ना चालू करोगे ना तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे डायरेक्ट टैक्स में। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अपना? 2025-26। अब इस फाइनेंशियल ईयर में आप जो इनकम कमाते हो इसके ऊपर पूरे फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आप इनकम कमाते जाओगे, कमाते जाओगे, कमाते जाओगे। और क्या बोल रहा है? इसका टैक्स आपको कौन से फाइनेंशियल ईयर में पे करना है? 26-27 में एक डेट फिक्स कर देंगे कि इस डेट तक के आपका इनकम टैक्स रिटर्न चले जाना चाहिए, और उस इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करोगे उसके साथ में अपना टैक्स का पेमेंट कर दोगे। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम कमा रहे हैं और उसके जस्ट अगले फाइनेंशियल ईयर में जो भी उस फाइनेंशियल ईयर में इनकम कमाई होगी उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं। इसी को अपन इनकम टैक्स में क्या बोलते हैं? जिस ईयर में इनकम कमाते हो उस ईयर को अपन बोलते हैं क्या? प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस प्रीवियस ईयर 25-26 में आप इनकम कमा रहे हो और इस असेसमेंट ईयर 26-27 में आप उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट कर रहे हो। सपोज अपन एक डेट ले लेते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला 31 जुलाई तक के आपको अपना रिटर्न फाइल करना है और अपने टैक्सेस का पेमेंट करना है। ठीक है, अब अगर किसी इंसान को टैक्स प्लानिंग करनी है, सपोज मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी, कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी जिससे मुझे इनकम हो रही है। अब मुझे टैक्स प्लानिंग करने के लिए भरपूर टाइम दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? मतलब ये पूरा फाइनेंशियल ईयर में जो बचा है टाइम वो तो बचा ही है, अगले साल के भी 31 जुलाई को मुझे अपना रिटर्न फाइल करना है।
तब तक के मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे समझ में आ गया कि मैंने कोई प्रॉपर्टी बेच दी है, मेरी इनकम इस साल की ज्यादा हो गई है, तो मेरा इनकम टैक्स ज्यादा आ सकता है, तो टैक्स प्लानिंग करने का टाइम कंपैरेटिवली मेरे पास कितना है, ज्यादा है ना। पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर 25-26 प्लस अगले साल का जुलाई तक का भी टाइम मेरे पास, जब तक कि मेरा रिटर्न नहीं चले जाता तब तक के मैं क्या कर सकती हूँ, अपने टैक्स को प्रॉपर लीगल तरीके से क्या कर सकती हूँ, प्लान कर सकती हूँ। अगर लॉ में लिखा होगा कि इस जगह पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दो तो आपके टैक्सेस को हम कम कर देंगे, तो मैं क्या कर दूंगी, पहले से अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसे प्रॉपर प्लान कर लूंगी, अपने सीए से जाके डिस्कस कर लूंगी कि किस तरीके से मैं अपने टैक्स को बचा सकती हूँ, और वो टैक्स प्लानिंग करके मैं क्या करूंगी, अपने इनकम टैक्स को कम कर लूंगी। तो इनकम टैक्स में क्या बोल रहा है, आपका टैक्स कलेक्शन डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि आपके पास टैक्स प्लानिंग करने का टाइम कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, और क्योंकि उसका टैक्स कलेक्शन किस बेसिस में होता है, ईयरली बेसिस में होता है, तो इस वजह से इनकम टैक्स का टैक्स कलेक्शन इज डिफिकल्ट। आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप प्रॉपर तरीके से टैक्स प्लानिंग करके अपने टैक्स को बचा सकते हो। लेकिन जीएसटी का पेमेंट कितनी फ्रीक्वेंसी में होता है, क्या चीज, जब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम बेच रहे हैं तो उसके ऊपर तुरंत जीएसटी लग जाता है, ठीक है, वो तो जीएसटी मैंने ले लिया। अब मैंने जो ले लिया उसको मेरे को गवर्नमेंट को कितनी फ्रीक्वेंसी में पे करना है, मैंने लिया तुरंत, आज आज आपसे जीएसटी लिया, कल गवर्नमेंट को पे करना है, कैसे करना है। जीएसटी का पेमेंट जो होता है वो क्वार्टरली होता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में, लेकिन नॉर्मली जीएसटी का पेमेंट कैसे किया जाता है, मंथली बेसिस पे किया जाता है। तो मंथली बेसिस जो है उसकी फ्रीक्वेंसी मंथली आ रही है, तो टैक्स कलेक्शन इनकम टैक्स के कंपैरेटिवली इजी होगा कि और टफ हो जाएगा, इजी होगा ना, क्योंकि इनकम टैक्स आप साल में एक बार पे कर रहे हो, और जीएसटी का पेमेंट क्या करना है आपको, मंथली करना है। मतलब आज अगर मैंने कोई भी गुड्स और सर्विसेज को दे दिया, आज मैंने टैक्स कलेक्ट किया, आज डेट क्या है 16 मार्च, तो 16 मार्च जैसे ही खत्म होगा, जैसे ही अप्रैल आएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर, जो भी मैंने मार्च के महीने में जितनी भी गुड्स बेची होगी, जितनी भी सर्विसेज बेची होगी, उसमें जितना भी जीएसटी कलेक्ट किया होगा, मुझे अप्रैल में किसी एक डेट में क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या बोल रहा है, क्योंकि जैसे ही आप गुड्स और सर्विसेज जिस मंथ में दे रहे हो, तुरंत आपसे टैक्स उसके ऊपर कलेक्ट कर लिया जा रहा है, तो टैक्स कलेक्शन जीएसटी में क्या है हमारा, इजी है। गवर्नमेंट के पास तुरंत तुरंत क्या हो रही है, रिवेन्यू उसके ऊपर चले जा रही है। लेकिन इनकम टैक्स में क्या हो रहा है, क्योंकि वो ईयरली बेसिस में, तो उसका टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट के लिए कंपेरेटिवली क्या हो जा रहा है, टफ हो जा रहा है, डिफिकल्ट हो जा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ डिफरेंस। और लास्ट डिफरेंस क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल बता रहा है कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसका एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका एग्जाम्पल क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, और कुछ कुछ केसेस में अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो वो एक्साइज ड्यूटी, ठीक है जी। एक्साइज ड्यूटी कब लगती है, किसी को कोई आइडिया, जब भी, अभी नहीं लगती है, अभी सिर्फ दो या तीन गुड्स में लगती है, चार गुड्स में लगती है। पहले एक्साइज ड्यूटी बहुत सारे गुड्स पे लगती थी, मतलब जो भी गुड्स आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, जो भी गुड्स आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, अगर आपकी फैक्ट्री है, आप गुड्स बना रहे हो, तो आपको हमेशा क्या पे करना पड़ता था, एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता था। तो ये वाली जो ड्यूटी है ये पहले लगती थी, और अभी चार गुड्स पे और लगती है, जो अपन इसी चैप्टर में आगे जाके देखने वाले हैं। तो हमारी टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने टाइप्स के हो गए, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, और कुछ टैक्सेस हैं जो अभी भी कलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन मेजरली जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या लगता है अभी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है जी। तो ये पांचों डिफरेंस हो गए। एक बार इतने पॉइंट को लिखो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कॉपी लाए हैं आप लोग, लाए ना कॉपी, एक ही कॉपी लेके आए हैं, लिखो लिखो।
गया इतना? यहाँ तक के हो गया ना सबका?
गया सबका? ठीक है, अभी तक के अपन ने कितनी चीजें पढ़ी है? सबसे पहले अपन ने पढ़ा टैक्स का मतलब। टैक्स का मतलब क्या होता है हमारा? कंपलसरी पेमेंट जो गवर्नमेंट को हमको करना है, और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या बना के रखा है? लॉ बना के रखा है। ठीक है, ये जो टैक्सेस है इसका यूज गवर्नमेंट किस किस चीजों के लिए करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिफेंस हो गया, मिलिट्री वाले सारी चीजें हो गई, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स हो गई, इसके ऊपर इसका पैसा यूज किया जाएगा। और ये जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है ये दो मेथड से करती है। सबसे पहला है अपना क्या? डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा क्या है हमारा? इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बीच का अपन ने एक डिफरेंस पढ़ा। क्या क्या डिफरेंस पढ़ा? कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है हमारा? इनकम जो भी हम अर्न करेंगे उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स। और जो भी प्रोडक्ट्स जो भी सर्विसेज हम लेंगे उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब दूसरा डिफरेंस क्या था इसमें? डायरेक्ट टैक्स में आप क्या कर सकते हो? बर्डन को शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट, डायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते, और इनडायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन शिफ्ट किसके ऊपर कर सकते हो? अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर। फिर अपन ने तीसरा डिफरेंस पढ़ा, डायरेक्ट टैक्स इज व्हाट? प्रोग्रेसिव इन नेचर, और इनडायरेक्ट टैक्स इज व्हाट? रिग्रेसिव इन नेचर। और फिर फोर्थ डिफरेंस की डायरेक्ट टैक्स का टैक्स कलेक्शन इज डिफिकल्ट, क्योंकि टैक्स कलेक्शन कैसे होता है? ईयरली बेसिस पे होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स का टैक्स कलेक्शन इज इजियर। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट डिफरेंस क्या था? कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब है इनकम टैक्स एग्जाम्पल, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमको जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें से आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या होगा। ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? एक मिस्टर जंडू है, इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ बाम। ये क्या कर रहा है? बाम मैन्युफैक्चर कर रहा है। He sold balm worth rupees 20 lakh on which he is liable to pay tax on sale at the rate of 10%। मैंने 20 लाख का गुड्स बेचा जिसके ऊपर मुझे 10% का टैक्स बटाना है। ये आपको जो 10% दिया हुआ है ये किस चीज का रेट है? जीएसटी का क्या दिया हुआ है आपको? रेट। कि आपने जो 20 लाख का गुड्स बेचा है इसके ऊपर 10% आपको गवर्नमेंट को क्या करना है? जीएसटी पे करना है। ठीक है, He incurred the following business expenses during the year। ये बोल रहा है 20 लाख की सेलिंग जो आपने की है इसके ऊपर आपको कुछ खर्चे लगे हुए, बिजनेस के कुछ एक्सपेंस लगे हुए। क्या लगे हुए? रॉ मटेरियल आपने खरीदा था 2 लाख रुपए का, ये जो बाम बेचा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लिया था वो कितने का लिया था? 2 लाख रुपए का। सैलरी आपको अपने स्टाफ को वेजेस पे करने पड़े कितने? 1.5 लाख रुपीस के। आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हुआ 3,40,000 रुपए का। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ 1,80,000 रुपए का। बाकी बिजनेस एक्सपेंसेस हुए 1 लाख रुपए के। अब आपको मुझे अमाउंट बताना है कि किस अमाउंट के ऊपर मुझे डायरेक्ट टैक्स लगेगा और किस अमाउंट के ऊपर मुझे इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सी अमाउंट के ऊपर लगाया जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स कौन सी अमाउंट के ऊपर लगेगा? जितने का मैंने गुड्स बेचा है उसके ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो इस 20 लाख के ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ेगा? जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। और इनकम टैक्स किस अमाउंट के ऊपर पे करना पड़ेगा? किसके ऊपर? जो भी मुझे नेट प्रॉफिट आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। क्या होगा? जिसमें आप लिखोगे सेल्स। सेल्स कितनी हो रही है मेरी? 20 लाख रुपए। मेरे रॉ मटेरियल की कॉस्ट को डेबिट करके मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और बाकी जो सैलरी, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिसिटी बाकी खर्चे थे उसको डेबिट करने के बाद मेरा नेट क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट 10,30,000 रुपए। तो इस 20 लाख में मुझे क्या पटाना है? यहाँ पर जीएसटी पटाना है, और इस 10,30,000 पे मुझे क्या पटाना है? इनकम टैक्स पटाना है। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर आप क्या करोगे? 10% के रेट से यहाँ पर जीएसटी पटा दोगे। फिर आपकी 10,30,000 की ये जो इनकम आ रही है, इनकम टैक्स में जितना भी आपके पास स्लैब रेट दिया हुआ होगा या फिर जो भी इनकम टैक्स का रेट होगा इसके ऊपर आप 10,30,000 के ऊपर क्या पटा दोगे? इनकम टैक्स पटा दोगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो 2 बार टैक्स लिया जा रहा है। पहले इसी 20 लाख पे हमसे जीएसटी भी कलेक्ट किया जा रहा है, फिर इसी 20 लाख में से सारे खर्चे माइनस करके जो नेट अमाउंट आ रही है उसी के ऊपर इनकम टैक्स भी कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये जिसका भी बिजनेस है मिस्टर जंडू को 2 बार टैक्स पे करना, डबल टैक्सेशन हो रहा है क्या उसके ऊपर कि नहीं हो रहा है? पहले 20 लाख में उसको क्या करना पड़ रहा है? जीएसटी भी पटाना पड़ रहा है। फिर उसी 20 लाख में से सारे खर्चों को माइनस करने के बाद जो उसका नेट प्रॉफिट आ रहा है उसके ऊपर उसको इनकम टैक्स भी पटाना पड़ रहा है। डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डबल हो रहा है? हाँ, डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या नाम है आपका? विधि। हाँ विधि, बताओ। डबल टैक्सेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है?
मेरे को एक बात बताओ, ये जो मिस्टर जंडू है उसको 20 लाख में भी हम टैक्स पटाने के लिए बोल रहे हैं कि 20 लाख के ऊपर आप क्या कर दो, आपका सेल हुआ है तो इस सेल के ऊपर आप क्या पटा दो, जीएसटी पटा दो, और इसमें से सारे खर्चे माइनस करने के बाद 10,30,000 जो आएगा उसके ऊपर आप इनकम टैक्स पटा दो। तो डबल टैक्सेशन हो रहा है सबके हिसाब से, कि किसी का ओपिनियन कुछ और है? ये जो 20 लाख के ऊपर उसको जीएसटी का पेमेंट करना है, ये वो अपनी पॉकेट से कर रहा है क्या? मिस्टर जंडू अपनी पॉकेट से करेगा क्या 20 लाख के ऊपर? वो क्या करेगा, जितने भी लोगों को इसने ये 20 लाख की सेल की है उनसे टैक्स को कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पास ऑन करेगा। भले उसको टैक्स के पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, लेकिन इसके ऊपर जो वो टैक्स पे कर रहा है वो अपनी पॉकेट से कर रहा है कि कस्टमर से कलेक्ट करके कर रहा है? कस्टमर से कलेक्ट करके इसके ऊपर पेमेंट कर रहा है। तो इसके ऊपर जो टैक्स का पेमेंट है वो उसको खुद भी अर्न नहीं कर रहा है, उसको तो बस क्या कर रहा है, ये एक बीच में एक मैकेनिज्म है, एक बीच में एक मीडिएटर है कि हमको इससे कलेक्ट करना है, इसको टैक्स का पेमेंट करना है। इसको खुद की पॉकेट से 20 लाख के ऊपर पेमेंट नहीं करना है, इसको सिर्फ कितना पेमेंट खुद बियर करना पड़ेगा, ये जो 10,30,000 के ऊपर जो इनकम टैक्स आएगा वो बस इसको खुद से पे करना है। तो अब बताओ इसमें डबल टैक्सेशन हो रहा है क्या कहीं पर भी? नहीं हो रहा है ना। और सबसे पहले एक और चीज, ये जो 20 लाख रुपए की हमने यहाँ पर सेल को क्रेडिट किया है, क्या इसके ऊपर जीएसटी इंक्लूडेड है अभी यहाँ पर, कि ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट है या फिर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट है? क्या चीज? इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट है। क्या एंट्री होती है सेल की? अगर मैंने बोला कि 50,000 का मोबाइल बेचा है और उसके ऊपर 4500 सीजीएसटी लगा है, 4500 एसजीएसटी लगा है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल किया, क्या जर्नल एंट्री होगी? मिस्टर ए की बुक्स में क्या जर्नल एंट्री होगी? टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी। सेल के ऊपर कितना लेके जाओगे आप? सेल में कितना? 50,000, सीजीएसटी 4500, एसजीएसटी 4500, और बी को डेबिट कितना कर दोगे? 59,000। तो हमारा ये जो सेल अकाउंट पे अमाउंट जाने वाला है ये 50,000 रुपए का, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है कि एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है? एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मतलब यहाँ पर ऐसा भी नहीं हो रहा है कि टैक्स के ऊपर आपसे वापस से क्या कलेक्ट किया जा रहा है, टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। अगर इसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड होता तो भी आप क्या बोल सकते थे कि ऑलरेडी वो टैक्स की अमाउंट है जिसके ऊपर हमसे क्या कलेक्ट किया जा रहा है, टैक्स। लेकिन यहाँ पर ये जो 20 लाख मेरे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा है, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है क्या? ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है। और दूसरा पॉइंट अपन ने क्या बोला, ये 20 लाख के ऊपर जो टैक्स पटाना है वो भले पटा मिस्टर झंडू रहा है, लेकिन उसको खुद की पॉकेट से पे करना है क्या? नहीं, वो तो क्या करेगा, कस्टमर से कलेक्ट करके पास ऑन कर देगा। उसके ऊपर सिर्फ किस चीज का बर्डन आने वाला है, ये जो नेट इनकम के ऊपर उसको क्या पटाना है, इनकम टैक्स पटाना है। तो यहाँ पर डबल टैक्सेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरा जीएसटी कौन सी अमाउंट पे पटने वाला है? 20 लाख के ऊपर जो भी रेट होगा उतने पे जीएसटी पट जाएगा, और मेरा इनकम टैक्स कौन सी अमाउंट पे पटेगा? 10,30,000 रुपए पे। ये चीज क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो वही यहाँ पर आंसर में लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना होगा? 20 लाख का 10%, दैट इज 2 लाख रुपीस, और डायरेक्ट टैक्स मुझे कितना पटाना है? 20 लाख में से सारे बिजनेस एक्सपेंसेस की टोटल करके माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर। तो क्या लिखा हुआ है, अबव एग्जांपल शोज दैट इनडायरेक्ट टैक्स इज चार्ज्ड ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड। मतलब जितने की भी आप सेल करोगे पूरे साल भर में, जितने की आप सेल करोगे वो पूरी सेल अमाउंट के ऊपर आपको क्या पटाना पड़ेगा? इनडायरेक्ट टैक्स पटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जितना भी सेल होगा उसके ऊपर तुरंत आप जीएसटी कलेक्ट करोगे, और हर महीने मंथली आपको उसका क्या करना पड़ेगा? पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज सबको? ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार ये वाले एग्जाम्पल को लिख लो। पीछे विजिबल है ये?
हो गया सबका ये? ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़ा? अच्छा एक चीज और, अगर ए सेल कर रहा है बी को, तो ए को अपन क्या बोलेंगे जीएसटी की लैंग्वेज में? सप्लायर। और बी को अपन क्या बोलेंगे? रेसिपिएंट। ठीक है, अब एक एग्जांपल देती हूँ। मिस्टर ए का एग्जांपल लेते हैं। हैज अर्न इनकम फ्रॉम बिजनेस नेट प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 out of this income ठीक है, ये टोटल हो गई क्या 12,50,000? ठीक है, 12,50,000। क्या बोल रहा है? मिस्टर ए की इनकम कितनी? इनकम है मिस्टर ए की 12,50,000 की इनकम है। अब आपको क्या निकालना है कि बताओ कितना इनकम टैक्स पे करेगा मिस्टर ए, कौन सी अमाउंट के ऊपर इनकम टैक्स पे करेगा, और जीएसटी उसको कितना खर्चा जीएसटी के रिस्पेक्ट में आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि उसका जो बिजनेस है उससे उसको कितनी इनकम हो रही है? 12,50,000 की इनकम हो रही है, और उसने ये जगह पर उस 12,50,000 को यूटिलाइज किया है। ये जगह पर, फॉलोइंग जगह पर उसने क्या किया? उसको यूटिलाइज किया है। ठीक है, तो अब उसको इनकम टैक्स कौन सी अमाउंट के ऊपर पटाना है? इनकम टैक्स कौन सी अमाउंट के ऊपर पटाना है? जितनी उसकी इनकम हुई उसके ऊपर ही क्या पटाएगा? जितनी उसकी बिजनेस से इनकम हो रही है उसके ऊपर वो क्या करेगा? इनकम टैक्स पटाएगा। अब ये जो इनकम टैक्स उसने पटाया है, ये क्या बोल रहा है? इस इनकम को उसने अलग अलग जगह पर क्या किया है? इसके खर्चे किए, कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ सेविंग्स किया, और बचे हुए अमाउंट को क्या कर दिया उसने? खर्चा कर दिया, एक्सपेंस आउट कर दिया। तो ये जो उसने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर कोई जीएसटी लगने वाला है क्या? ये तो उसका इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर कोई जीएसटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा। फिर उसने सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, अपने पैसे को जमा करवा दिया, सेव कर लिया, इसके ऊपर कोई जीएसटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा। उसने ये डोनेशन दे दिया 50,000 रुपए का, उसके ऊपर कोई जीएसटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा। उसने लैपटॉप परचेज किया है 70,000 रुपए का, इसके ऊपर क्या होगा? आपने गुड्स खरीदे हैं, परचेज किए, इसके ऊपर उसको क्या करना पड़ेगा? जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद लिखा है हाउस होल्ड आइटम्स, घर का फर्नीचर हो गया, घर के कुछ सामान हो गए, वो खरीदने जाएंगे, उसके ऊपर ये 4 लाख के ऊपर क्या लग जाएगा? अपना जीएसटी लग जाएगा। उसने मोबाइल परचेज किया 30,000 रुपए का, इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा? जीएसटी। मतलब क्या? आप अपनी इनकम को, इनकम के ऊपर आप पहले क्या करते हो? इनकम टैक्स पटा
लगा देते हो, उसी इनकम को आप अलग अलग जगह उसका अपोर्शनमेंट करते हो कि कुछ हम इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ हम सेव कर लेते हैं, कुछ हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कुछ को हम सेविंग बैंक अकाउंट पे पड़े रहने देते हैं और कुछ से हम गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। तो वो जो पैसा हमारे पास आइडल बचता है जिससे हम गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं, उसमें हम जीएसटी का पेमेंट करते हैं। हम ये जो जीएसटी का पेमेंट कर रहे हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को कर रहे हैं कि ये हमारा खर्चा जो हो रहा है जीएसटी का, वो हम किसको पेमेंट कर रहे हैं? ये जो अभी हम अपना जीएसटी का हम यहाँ पर क्या है, हम परचेज कर रहे हैं चीजें, तो इस कैटेगरी में ये तीनों ही केसेस में हम क्या हैं, रेसिपिएंट हैं जो गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हैं। तो हम जब गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं तो जीएसटी किसको बियर करना पड़ेगा? मैं गुड्स खरीद रही हूँ तो जीएसटी बियर भी किसको करना पड़ेगा? मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैं ये जीएसटी का पेमेंट किसको करूंगी? सप्लायर को कर दूंगी, और फिर सप्लायर क्या करेगा, इस जीएसटी को पास ऑन कर देगा गवर्नमेंट को। ये चीज समझ में आ रहा है कि मुझे पहले तो इनकम टैक्स पटाना है, अपनी इनकम के ऊपर जितने भी मेरी कमाई होगी उसके ऊपर पहले मैं इनकम टैक्स पटा दूंगी, फिर उसके बाद मेरे पास कुछ पैसा बचेगा जिससे मैं गुड्स और सर्विसेज खरीदूंगी, और वो जो गुड्स और सर्विसेज दूंगी उसमें मैं सप्लायर को जीएसटी का पेमेंट करूंगी और जीएसटी सप्लायर गवर्नमेंट को पास ऑन कर देगा। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज? ये लिखना है, लिख लो। हाँ हाँ, वो इनकम टैक्स पे छूट मिलती है तो वो तो अपन इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। अभी अपन क्या बोल रहे हैं, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? तो जीएसटी नहीं लगेगा। आप जो डोनेशन करते हो उसका इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन मिल जाता है कि आपने डोनेशन दिया है तो आपको इतने की छूट मिल जाएगी, वो इनकम टैक्स की है। तो ये 12,50,000 के ऊपर जब आप टैक्स का कैलकुलेशन करोगे, ये इनकम है, इसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे कि इतने रेट से टैक्स लगता है, आपके कोई टैक्स की अमाउंट आएगी, सपोज 1 लाख की टैक्स की अमाउंट आई, तो आप क्या बोलोगे कि इतने का भी हमने डोनेशन भी तो किया, तो उसका आपको टैक्स का छूट मिल जाएगा। लिखोगे इसमें इनकम टैक्स कौन सी अमाउंट के ऊपर लगेगा? ये जो 12,50,000 अपन बोल रहे हैं,
ये तो सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर अपन बोल रहे हैं कि इसके ऊपर अपने को इनकम टैक्स पे करना होगा, ठीक है। और भी तो हमारी बहुत सारी इनकम होगी ना, जैसे आपने ये सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया 5 लाख रुपए, आपके पास ऑलरेडी भी कुछ सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिटेड होगा, इसके ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने से इंटरेस्ट मिलेगा, ये इंटरेस्ट क्या होगी, मेरी इनकम हो जाएगी। आपने ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, ये डिविडेंड भी तो मेरी इनकम है, इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, मुझे इनकम टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ पर अपन बोल रहे हैं जो बिजनेस होगा, जो बिजनेस होगा उसके जो 12 लाख की 50 हजार की इनकम है उसके ऊपर तो इनकम टैक्स लगेगा ही, प्लस जो भी मेरी अदर इनकम है वो सब आप प्लस करके इनकम टैक्स की नेट इनकम कैलकुलेट करके आप उसके ऊपर क्या करोगे, इनकम टैक्स का पेमेंट कर दोगे, ठीक है जी। नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस जो भी अपनी है दैट इज 12,50,000 प्लस आपकी जो भी अदर इनकम होगी, फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड आपने इनकम कमाई, इंटरेस्ट एटसेट्रा। हाँ, आप ऐसा बोल रहे हो कि ये हो गया लिख के सबका, कोई पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म की अपनी अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनती है, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको कुछ नेट प्रॉफिट आया होगा, इस नेट प्रॉफिट के ऊपर उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी कि ए बी और सी पार्टनर है, उसको हमने इतना इतना प्रॉफिट बांट दिया, प्लस उसके ऊपर उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें पार्टनर को और क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, ये सब इनकम पार्टनर्स को दी जाती है। अब सबसे पहले ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसको अपन क्या बोलते हैं कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है अपनी, तो इसको जितने की भी इनकम हो रही होगी, सपोज 10 लाख की पार्टनरशिप फर्म को इनकम हो रही है, तो इसके ऊपर ये पार्टनरशिप फर्म ये 10 लाख की इनकम को बांट दे रहा है अपने पार्टनर्स के बीच में। तो अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि पार्टनरशिप फर्म इस 10 लाख के ऊपर टैक्स पटाए कि ये पार्टनर्स इस 10 लाख के ऊपर टैक्स पटाए, कौन पटाएगा, पार्टनरशिप फर्म खुद। अपन के इनकम अपन क्या बोलते हैं, वो क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसको आपने रिकॉग्नाइज कर लिया एज अ पर्सन, वो भी क्या है, पर्सन में आता है। तो ये 10 लाख रुपए के ऊपर पार्टनरशिप फर्म को क्या करना पड़ेगा, पहले अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और इनकम टैक्स पटाना पड़ेगा। तो अगर इस 10 लाख रुपए पे ऑलरेडी टैक्स लग गया है, तो जब ये पार्टनर्स को ये इनकम बांटी जाएगी उनके पीएसआर के रेशियो में, तब पार्टनर्स को वापस से इसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा क्या, नहीं पे करना पड़ेगा, डायरेक्टली इस 10 लाख के ऊपर क्या कर दिया है, पार्टनरशिप फर्म ने इनकम टैक्स पे कर दिया है। ये चीज समझ में आ रही है। अपन क्या बोलते हैं कि पार्टनर्स जो भी अपना प्रॉफिट है जिसके ऊपर ऑलरेडी इन्होंने क्या कर दिया है, टैक्स बता दिया, उसके ऊपर टैक्स मत बताओ। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये जो है ये इनका क्या है, पार्टनरशिप फर्म का खर्चा क्लेम हुआ है, तो अब ये किसकी इनकम बन जाएगी, पार्टनर्स की इनकम बन जाएगी। तो ये सारी चीजों के ऊपर पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पटाना पड़ेगा। ये 10 लाख के ऊपर जिसके ऊपर ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स पटा दिया है, इसके ऊपर नहीं पटाना पड़ेगा। ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर उसको अलग से कोई रेम्यूनरेशन दे रही है पार्टनरशिप फर्म, तो उस केस में वो पार्टनर की इनकम बन गई और वो पार्टनरशिप फर्म का खर्चा बन गया। तो ये वाली ये क्या होगी, ये पार्टनर की एबीसी की इनकम मानी जाएगी, तो इसके ऊपर एबीसी इनकम टैक्स पे करेंगे। ये जो प्रॉफिट होगा इसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म इनकम टैक्स पे करेगी, और ये जो बाकी ये जो खर्चे है जो ये पार्टनर्स को अलग से दे रही है, तो वो पार्टनर्स की इनकम मानी जाएगी और उसके ऊपर पार्टनर्स इनकम टैक्स पे करेंगे। ये सारी चीजें अपन इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, ठीक है जी। चलो
अब अपन आगे आते हैं। यहाँ तक के सबको क्लियर है जितनी भी चीजें अपन ने पढ़ी? अब यहाँ पर बोल रहा है अपन ये जो आप पढ़ने वाले हैं क्रेडिट सिस्टम और इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये जो है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी के अंदर। अपना ये पूरा अलग से एक चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन अभी आगे बढ़ने के लिए, बेसिक्स में आगे बढ़ने के लिए अपन को इसका मतलब पता होना जरूरी है। तो अभी अपन दो वर्ड्स सीखने वाले हैं। पहला तो अपन सीखने वाले हैं कि वैल्यू एडिशन क्या होता है, और दूसरा वर्ड अपन सीखने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स का मतलब समझ रहे हैं। सबसे पहले क्या, वैल्यू एडिशन। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, अपने सिस्टम में क्या होता है, एक चेन चलती है कि मैन्युफैक्चरर जो होता है, मैन्युफैक्चरर सेल करता है होलसेलर को या फिर रिटेलर को, वो उनके कस्टमर्स होते हैं। फिर होलसेलर सेल करता है रिटेलर को, फिर रिटेलर सेल किसको करता है, अपने कंज्यूमर को, जो भी अपने उसके पास गुड्स, जो भी उसके पास कस्टमर्स आ जाएंगे उनको वो सेल करेगा। तो अब मैन्युफैक्चरर बेचता है तब उसको जीएसटी पटाना पड़ता है, फिर होलसेलर बेचता है तब उसको भी जीएसटी पटाना पड़ता है, फिर रिटेलर बेचता है तब उसको भी जीएसटी पटाना पड़ता है, फिर अल्टीमेटली वो जो कंज्यूमर होता है उससे वो जीएसटी कलेक्ट कर लेता है, फिर उसके बाद आगे चेन नहीं चलेगी। तो अब यहाँ पर अपन क्या बोल रहे हैं, इसी एग्जाम्पल में लेते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने 1 लाख का गुड्स बनाया, प्रोडक्ट बनाया, उसमें अपना कुछ प्रॉफिट ऐड किया, और हम क्या बोल रहे हैं, 1 लाख के ऊपर उसको बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 1 लाख में। किसको बेच रहा है, यहाँ पर रिटेलर को बेच रहा है, 1 लाख रुपए का बेच रहा है। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, ये तो क्या हो रहा है, मेरा सेल हो रहा है, गुड्स सेल किए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, मुझे टैक्स लग जाएगा। गुड्स सेल करने के ऊपर मुझे क्या लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये इसका रेट अपन अज्यूम कर लेते हैं 10%। तो 1 लाख के ऊपर कितने का इनडायरेक्ट टैक्स लग जाएगा, 10,000 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स। टोटल 1,10,000 का बिल बन जाएगा। कैसा करेगा मैन्युफैक्चरर, रिटेलर जो भी होगा, मिस्टर ABCD XYZ जो भी, उसके ऊपर क्या लगेगा, 1 लाख का, उसको बोलेगा कि आपको गुड्स के ऊपर कितने का देना है, 1 लाख रुपए प्लस CGST प्लस SGST, और ये टोटल का ये बिल बना के दे देगा 1,10,000 रुपए का। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में सप्लायर कौन और रिसिपिएंट कौन, सप्लायर कौन है, मैन्युफैक्चरर है, और रिसिपिएंट कौन है, रिटेलर है। ठीक है, तो ये रिटेलर दैट इज रिसिपिएंट ने ये 10,000 रुपए का टैक्स का पेमेंट किसको किया, इस मैन्युफैक्चरर को किया। और मैन्युफैक्चरर इस 10,000 रुपए को क्या करेगा, इस 10,000 रुपए को, 1 लाख रुपए अपने पास रख लेगा और 10,000 रुपए किसको पास ऑन कर देगा, गवर्नमेंट को पास ऑन कर देगा। यहां तक के क्लियर है। तो ये जो 10,000 रुपए गवर्नमेंट के पास गया, ये किसकी पॉकेट से गया, मैन्युफैक्चरर की पॉकेट से गया या फिर रिटेलर की पॉकेट से गया, रिटेलर की पॉकेट से। मैन्युफैक्चरर ने उसको कलेक्ट किया और पास ऑन कर दिया। पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सप्लायर की है, लेकिन वो अपने पॉकेट से पे नहीं कर रहा है, रिसिपिएंट से कलेक्ट करके पे कर दे रहा है। ये हो गया हमारा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब इसी में ये जो रिटेलर ने ये जो 1 लाख रुपए के गुड्स को खरीदा है, ये रिटेलर क्या करेगा, इसको आगे बेचेगा अपने कस्टमर्स को। 1 लाख रुपए में खरीदा है तो 1 ही लाख रुपए में बेच देगा क्या, क्या करेगा उसमें, अपना क्या ऐड करेगा, अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। तो यहाँ पर 1 लाख में खरीद के उसने कितने में बेचा इस गुड्स को, 1.5 लाख रुपए में बेचा। 1 लाख में खरीदा, 1.5 लाख में बेचा। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, ये जो 50,000 का एडिशन हुआ, इसी को अपन क्या बोलते हैं कि इसने क्या ऐड कर दी, वैल्यू एडिशन करके उसको वो सेल कर रहा है। ये जो 1 लाख में खरीद के 1.5 लाख में बेच रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, 50,000 रुपए का आपने क्या किया है, वैल्यू एडिशन करके आप सामने बेच रहे हो। ठीक है, अब ये जो 50,000 का जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। पहले तो हम क्या बोलेंगे कि मुझे क्या ऐड करना है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन, और फिर उसके बाद मुझे कुछ खर्चे भी तो हुए होंगे, मुझे कुछ खर्चे भी तो हुए होंगे। जैसे मैंने गुड्स खरीदा सामने वाले से, सामने वाले के पास से मैंने वहां पे गुड्स को पैकिंग करवा के लेके आई, फिर वहां से मेरे तक, उसकी फैक्ट्री से मेरे शोरूम तक आने में मुझे कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ होगा। फिर उसके बाद अब अगर मैं गुड्स को स्टोर करके रख रही हूँ अपने गोडाउन में, तो गोडाउन का मुझे क्या पे करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। तो ये सब मुझे खर्चे भी तो हो रहे हैं। अगर उसमें से कोई गुड्स अगर खराब हो गए तो उसका मुझे रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पैकेजिंग हो गया, गोडाउन का रेंट हो गया, स्टोरेज की कॉस्ट हो गई, ये सारी चीजें मेरे खर्चे भी तो है। तो मैं क्या कर रही हूँ, 1 लाख का जो मैं गुड्स खरीद के लेके आ रही हूँ, उसमें जितने भी मुझे खर्चे हुए वो एक्सपेंसेस और प्लस अपना प्रॉफिट मार्जिन, वो दोनों चीजें मैं जोड़ के उसको कितने में बेच रही हूँ,
1.5 लाख रुपए में बेच रही हूँ। तो मतलब जो मैंने 50,000 का क्या किया है, जो अपन बोलते हैं ना 50,000 मैंने ऐड किया, वो दो चीजों के रिस्पेक्ट में किया। पहला क्या, मेरे प्रॉफिट मार्जिन, और दूसरा क्या, मेरे एक्सपेंसेस। तो मेरे जो प्रॉफिट मार्जिन है प्लस खर्चे, वो दोनों को जोड़ के मैंने 50,000 रुपए ऐड कर दिया। उसी को अपन क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिशन कर दिया। तो वैल्यू एडिशन में क्या दो चीजें आती है अगर मैं पूछूंगी तो आप क्या बोलोगे, पहला बोलोगे खर्चे, दैट इज एक्सपेंसेस, जो भी अपना पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग का कॉस्ट लग रहा होगा वो, प्लस आप क्या बोलोगे, मेरा प्रॉफिट मार्जिन। तो वैल्यू एडिशन जो हुआ यहाँ पर कितने का हुआ, 50,000 का। आपने खरीदा कितने का था गुड्स को, 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का खरीदा और कितने में बेच रहे हो यहाँ पर, 1,50,000 रुपए में बेच रहे हो। तो 50,000 रुपए का यहाँ पर क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया। अब इस 1,50,000 रुपए के ऊपर रिटेलर को भी तो क्या करना पड़ेगा, 10% का जीएसटी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसने भी 10%, 15,000 रुपए का 1,65,000 का टोटल बिल बना के कस्टमर को दे दिया। ठीक है, ये भी ऐसे ही बिल बनाएगा कि मैंने 1.5 लाख रुपए का गुड्स बेचा, उसके ऊपर क्या, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और ये टोटल बना देगा 1,65,000, और इसने कलेक्ट कर लिया। अब ये जो कलेक्ट किया है इसने 15,000 रुपए, इसको क्या करना पड़ेगा, रिटेलर क्या करेगा, इसको गवर्नमेंट को पास ऑन कर देगा। तो अब ये जो रिटेलर सेल कर रहा है, रिटेलर अपने अल्टीमेट कंज्यूमर को जो सेल कर रहा है, इस वाले ट्रांजैक्शन में अब सप्लायर कौन और रिसिपिएंट कौन, सप्लायर कौन बन जाएगा, रिटेलर, और जिसको वो बेच रहा होगा वो क्या बन जाएगा, रिसिपिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले ट्रांजैक्शन में रिटेलर क्या था, रिसिपिएंट था, लेकिन जब रिटेलर बेच रहा है तो वो वाले ट्रांजैक्शन में रिटेलर क्या बन जाएगा, सप्लायर। तो अब टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को किसकी आ जाएगी, रिटेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि वो गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करे। तो अब यहाँ पर हमने बोला टैक्स कितना पे करना है उसको, 15,000 का टैक्स पे करना है। अब यहाँ पर कुछ डबल टैक्सेशन हो रहा है क्या, आपको लग रहा है क्या, क्या डबल टैक्सेशन हो रहा है, 10,000 का टैक्स रिटेलर की जेब से तो ऑलरेडी जा चुका है ना। भले वो पे किसने किया था, गवर्नमेंट को, मैन्युफैक्चरर ने पे किया था, लेकिन वो जो पे किया मैन्युफैक्चरर किससे कलेक्ट करके पे किया है, रिटेलर से ही तो टैक्स कलेक्ट करके पे किया है। तो 10,000 का तो रिटेलर ने ऑलरेडी टैक्स पटा दिया है, और वापस से आप उसको क्या बोल रहे हो कि 15,000 का टैक्स पटा दे। तो अब यहाँ पर गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो 1,50,000 रुपए है, ये जो 1,50,000 रुपए, इसके दो पार्ट्स हैं। एक है इसका 1 लाख रुपए जितनी उसकी खुद की कॉस्ट थी, जितने में उसने गुड्स को खरीदा था, और ये 50,000 का उसने क्या किया है, वैल्यू एडिशन किया है। ये जो इसमें जो दो एलिमेंट है, इस 1.5 लाख रुपए में जो दो एलिमेंट है, 1 लाख और 50,000, इसमें से 1 लाख के ऊपर तो रिटेलर ने 10,000 का ऑलरेडी टैक्स पटा दिया है कि नहीं पटा दिया है। ये जो 1 लाख की अमाउंट है उसके ऊपर 10,000 का टैक्स रिटेलर ने ऑलरेडी पटा दिया है। भले गवर्नमेंट को नहीं पटाया, पर किसको पटा दिया था, मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर ने क्या कर दिया है, उसको गवर्नमेंट को पास ऑन कर दिया है। तो अल्टीमेटली ये जो 10,000 का टैक्स पटा है वो तो रिटेलर की जेब से ही गया है, और 1 लाख रुपए के ऊपर ऑलरेडी रिटेलर टैक्स पटा चुका है। अब वो क्या बोल रहे हो कि वापस से क्या करो, इस 1 लाख प्लस इस 50,000, दैट इज 1.5 लाख रुपए के ऊपर वापस से आप 15,000 का टैक्स पटा दो। तो इस 1 लाख रुपए के ऊपर डबल टैक्सेशन लग रहा है या नहीं, पहले ये 1 लाख के ऊपर 10,000 लगा, फिर ये टोटल 1.5 लाख के ऊपर 15,000 लगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा डबल टैक्सेशन हो जाएगा। 1 लाख के ऊपर पहले वाले ट्रांजैक्शन में टैक्स लगा, फिर वही 1.5 लाख में ऑलरेडी ये 1 लाख इंक्लूडेड है, जिसके ऊपर आप वापस से क्या कर रहे हो, 15,000 का टैक्स लगा दे रहे हो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपको पूरा टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब रिटेलर गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, उसको ग्रॉस पेमेंट कितनी करनी है, 15,000 रुपए, लेकिन 10,000 रुपए का ऑलरेडी वो जो पेमेंट कर चुका है उसका वो क्या क्लेम कर लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको अपन क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेगा, और अल्टीमेटली कितना पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को, 5,000। क्या मैं मतलब ये बोल सकती हूँ कि जितना रिटेलर ने वैल्यू एडिशन किया होगा, वैल्यू एडिशन कितने का किया था उसने, 50,000 रुपए का, जितना वो खुद का वैल्यू एडिशन कर रहा है, किस दो चीज के रिस्पेक्ट में, अपने एक्सपेंसेस और अपना प्रॉफिट, उसका जितना भी वो वैल्यू एडिशन कर रहा है 50,000 रुपए, उसी के ऊपर उसको क्या पे करना है, इस वाले ट्रांजैक्शन पे टैक्स का पेमेंट कर देना है। मतलब ये जो 5,000 आया वो तो क्या है, मेरा 50,000 का जो वैल्यू एडिशन हुआ था उसी का 10% हो गया। तो जितना आप हर स्टेज में वैल्यू एडिशन करते जाओगे उतना ही आपको गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना है। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर ये 15,000 रुपए लेगा तो रिटेलर कितना, 15,000 रुपए कस्टमर से लेगा, कितना, 15,000 रुपए, लेकिन गवर्नमेंट को कितना पास ऑन करेगा, सिर्फ 5,000 रुपए।
क्योंकि उसका वैल्यू एडिशन भी सिर्फ 50,000 का हुआ था, तो उसी के ऊपर, क्योंकि 10,000 का टैक्स उसने क्या कर दिया है, ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिया है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो क्या लिखा हुआ है, 10,000 ऑफ टैक्स इज ऑलरेडी पेड टू द मैन्युफैक्चरर, तो जो वैल्यू एडिशन हुआ है उसी के ऊपर 5,000 का टैक्स आपको पेमेंट करना है। क्लियर है क्या ये चीज? ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट में अभी अपन और एग्जांपल्स लेंगे, पहले इस वाले पॉइंट को एक बार लिखो। हाँ, नहीं नहीं, जब पे ही करोगे तब ऐसा कैलकुलेशन दिखाओगे कि मेरे को नेट ग्रॉस पेमेंट करना है 15,000, 10,000 का ऑलरेडी मैंने पे कर दिया, माइनस कर दोगे, क्रेडिट क्लेम करोगे और नेट 5,000 पे करोगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले पे कर दिया फिर रिफंड लिया, वैसा सिस्टम नहीं चलेगा।
ये हो गया सबका। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हर स्टेज में ऐसे पूरी चेन चलती रहेगी। रिटेलर होलसेलर को बेच रहा है, होलसेल मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेच रहा है, होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है, रिटेलर कंज्यूमर को बेच रहा है। तो हर स्टेज में क्या होगा, जितना भी आपको टैक्स पे करना है, होलसेलर को जो टैक्स पे करना है वो क्या करेगा, उसने जो मैन्युफैक्चरर को ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया उसका क्रेडिट क्लेम कर लेगा। फिर रिटेलर ने जो होलसेलर को टैक्स पे किया होगा उसका क्रेडिट क्लेम कर देगा। ये चेन ऐसी चलती रहेगी जब तक कि आप फाइनली सेल किसको नहीं कर देते हो, अल्टीमेट कंज्यूमर को नहीं कर देते हो, वैसे ये चेन चलती रहेगी। हम इसको बोल क्या सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा है क्या। एक्चुअली में इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है, जो भी आपने परचेज के टाइम पे ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, जब भी आप गुड्स परचेज कर रहे होगे उस परचेज के टाइम पे जितना ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है उसको आप क्या कर सकते हो, उसको एज अ क्रेडिट यूज कर सकते हो जब आप अपनी सेल के टाइम पे टैक्स पे करोगे तब। जब भी रिटेलर ने जब मैन्युफैक्चरर से परचेज किया था तो 10,000 का टैक्स उसने ऑलरेडी पे कर दिया था। अब रिटेलर सेल कर रहा है तो उसको 15,000 का टैक्स बटाना है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि परचेज के टाइम पे 10,000 ऑलरेडी टैक्स बटा दिया है ना, तो उसका क्या कर देगा, क्रेडिट क्लेम कर देगा सेल में टैक्स पे करने के टाइम पे। ठीक है जी, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इसमें सप्लायर कौन था, मैन्युफैक्चरर, रिसिपिएंट कौन था, रिटेलर। ठीक है, तो सप्लायर ने जब भी रिटेलर को, अब इसी को अपन मैं एक और बताती हूँ, सप्लायर ने बेचा होलसेलर को, जो मैन्युफैक्चरर है मैन्युफैक्चरर ने बेचा किसको, होलसेलर को, होलसेलर ने बेचा रिटेलर को, रिटेलर ने बेचा अल्टीमेट कस्टमर को। ठीक है, अब ये जो मैन्युफैक्चरर है इसने होलसेलर को बेचा 50,000 रुपए का, 50,000 पे 10% का इसने जीएसटी लगा दिया, 5,000 रुपए का टोटल बिल कितने का बन जाएगा मेरा, 55,000 रुपए का। ठीक है, ये किसने बेचा, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा। अब इसमें सप्लायर कौन है, सप्लायर कौन है, मैन्युफैक्चरर, और होलसेलर कौन है, रिसिपिएंट है। ठीक है, अब यहाँ पर होलसेलर क्या करेगा, इस 50,000 में क्या करेगा अपना, होलसेलर क्या करेगा, वैल्यू एडिशन, 50,000 में खरीदा है, सपोज बेच कितने में रहा है, 70,000 में, तो 20,000 का इसने क्या किया, वैल्यू एडिशन। इस वैल्यू एडिशन में क्या दो चीजें इंक्लूडेड है मेरी, एक मेरा इंक्लूडेड है एक्सपेंसेस और एक मेरा इंक्लूडेड है मेरा प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो ये 20,000 के मेरे जो खर्चे हुए होंगे, मेरा जो प्रॉफिट हुआ होगा वो ऐड किया, और होलसेलर ने किसको बेच दिया, रिटेलर को। तो इसके ऊपर होलसेलर को गवर्नमेंट को कितना टैक्स पटाना पड़ेगा, कितना परसेंट का टैक्स लग जाएगा इसमें, 10%, कितना आ जाएगा, 7,000, टोटल बिल कितने का बन गया, 77,000 का बन गया। ये जो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच का जो ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसमें होलसेलर ने 5,000 का ऑलरेडी टैक्स का पेमेंट कर दिया था, ये होलसेलर ने पेमेंट किया है मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर ने इस पेमेंट को क्या किया होगा, इस 5,000 रुपए को, मैन्युफैक्चरर ने क्या किया होगा, इस 5,000 रुपए को गवर्नमेंट को दे दिया होगा। ऑलरेडी 5,000 का टैक्स गवर्नमेंट के पास जा चुका है। अब यहाँ पर कितने का टैक्स लग रहा है वापस से, 7,000 रुपए का। तो ये 7,000 रुपए होलसेलर को अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिटेलर ने जो होलसेलर को 7,000 रुपए है ये गवर्नमेंट को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, होलसेलर की, क्योंकि होलसेलर इस ट्रांजैक्शन में क्या बन गया, सप्लायर, और ये रिटेलर क्या बन गया, रिसिपिएंट। तो अब ये 7,000 को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होलसेलर की है। पर होलसेलर क्या बोलेगा, ये 70,000 को क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। 70,000 में इसकी कॉस्ट कितनी थी, 50,000, और इसने वैल्यू एडिशन कितने का किया है, 20,000। ये जो 50,000 है इसके ऊपर तो 5,000 का टैक्स क्या कर चुका है, होलसेलर अपनी पॉकेट से ऑलरेडी किसको पटा चुका है, मैन्युफैक्चरर को ऑलरेडी पे कर चुका है, और वो गवर्नमेंट के पास जा चुका है वो 5,000 रुपए। तो यहाँ पर ये क्या बोलेगा, इस 50,000 के ऊपर हम टैक्स पे नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसके ऊपर टैक्स पे करेंगे, 20,000 के ऊपर। 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000 रुपए। तो ये 2,000 रुपए टैक्स पे करेगा। लेकिन इस कैलकुलेशन को आप शो कैसे करोगे, आप बोलोगे कि हमको पे कितना करना है, ग्रॉस अमाउंट, होलसेलर को कितनी पे करनी है, 7,000 रुपए, माइनस वो क्या क्लेम कर लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेगा। कितने का क्लेम कर लेगा, 5,000, तो नेट उसको कितना पटाना है, 2,000। इस तरीके से आप इस कैलकुलेशन को शो करोगे, मतलब मेरा जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ था उसी का मुझे पे करना है। अब वापस से इस रिटेलर ने कितने में खरीदा है गुड्स को, 70,000, और 7,000 का जीएसटी पे किया है इसने, रिटेलर ने कितना पे किया है, 7,000 का जीएसटी। अब रिटेलर भी क्या करेगा इसके ऊपर, इस 70,000 के ऊपर क्या करेगा, वैल्यू एडिशन, अपनी एक्सपेंसेस, अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा। तो 70,000 में लिया तो बेचेगा कितने में, सपोज 78,000, कितने का वैल्यू एडिशन किया इसने,
8,000 का वैल्यू एडिशन किया। इस 78,000 पे क्या करना पड़ेगा, इसको टैक्स लगाना पड़ेगा 7800। टोटल कितनी आ जाएगी इसकी 85,800। 85,800 का क्या बन जाएगा, मेरा बिल बन जाएगा जो रिटेलर देगा कस्टमर को। मतलब कस्टमर से इसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया है 7800 का, तो पटाना उसको पूरा का पूरा 7800 है। क्या क्या बोलेगा ये रिटेलर, क्या बोलेगा, इसने ऑलरेडी कितना टैक्स पटा दिया है, ऑलरेडी 7,000 का टैक्स इसने पटा दिया है किसको, होलसेलर को, और होलसेलर ने इसमें से अपना पोर्शन काट के ऑलरेडी गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया है। तो अब ये क्या बोलेगा, मुझे ग्रॉस कितना पटाना है 7800, उसमें से माइनस मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना क्लेम करूंगा, मैंने ऑलरेडी पटा दिया है 7,000, तो माइनस करके 7,000 करके कितना पटाएगा नेट गवर्नमेंट को 800 रुपए। ये चीज समझ में आ रहा है। मतलब हर जितनी जब तक कि ये चेन चलती रहेगी, मतलब जब तक कि आप अल्टीमेट कंज्यूमर को गुड्स नहीं सेल कर देते, तब तक के हर स्टेज में जो टैक्स पेमेंट होगा उसमें आप क्या क्लेम कर सकते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इसमें कल अपन 2-3 एग्जांपल्स और लिखेंगे, लिख के सॉल्व करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं।